Hello and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel, Sir Tarun Rupani. And once again, we are here for your commercial studies. Commercial studies पे सारे लेसन वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं. जाइए और चेक करिए, लेसन का नाम टाइप करिए और आगे लिख दीजिए सर तरुण रूपानी. यू विल गेट माय वीडियोस ऑन इट. तो चलिए आज का पार्ट जो है वो है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. हाँ, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बट मैं एज पर द रिड्यूस्ड सिलेबस ही आपको कराऊंगा आपके लेटेस्ट आईसीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग. तो चलिए ले चलता हूं सीधे आपको स्क्रीन पर. अपने आप को करता हूं थोड़ा छोटा और मैं और आप मिलके आज फिनिश करेंगे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को. जी, कैपिटल मार्केट के बारे में जानना है आपको. और क्या जानना है? कैपिटल मार्केट का मीनिंग जानना है. फंक्शंस ऑफ द कैपिटल मार्केट है आपके सिलेबस में. याद रखिएगा ये रिड्यूस्ड सिलेबस है आपका. और दूसरा पार्ट सोर्सेज ऑफ रेजिंग कैपिटल में दो टाइप के सोर्सेज हैं. लॉन्ग टर्म सोर्स है और शॉर्ट टर्म है. मतलब एक साल के लिए फंड्स रेज करना शॉर्ट टर्म हो गया और एक से अधिक साल के लिए हो गया लॉन्ग टर्म. और लॉन्ग टर्म में क्या क्या है? मीनिंग ऑफ शेयर, टाइप्स ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, और मीनिंग ऑफ डिवेंचर और डिफरेंस बिटवीन द प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स एंड शेयर्स. और शॉर्ट टर्म में क्या क्या जानना है? लोन ऑफ कमर्शियल बैंक सिर्फ पढ़ना है आपको जी. और उनमें भी कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स और सिर्फ इनके मीनिंग्स को. तो चलिए क्विकली बिगिन करते हैं. सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को जानते हैं. तो मार्केट जी, फाइनेंस मार्केट एक ऐसा मार्केट जहां पर क्रिएट और एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स होता है. सर ये फाइनेंशियल असेट्स, हाँ, शेयर्स, डिबेंचर्स, ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, ये सब क्या है? फाइनेंशियल असेट्स हैं. न सिर्फ यहां क्रिएट होते हैं अर्थात बनते हैं जी, बल्कि यहां पर खरीदे और बेचे जाते हैं. ऐसे मार्केट का नाम रखा गया है फाइनेंशियल मार्केट. क्या करता है? ये एक लिंक का काम करता है. जिनके पास सेविंग्स हैं और जिनको पैसों को इन्वेस्ट करना है उनको जोड़ता है. किन से जोड़ता है? उनसे जोड़ता है जिनको इन फंड्स की जरूरत है, जो इस फंड को यूज करना चाहते हैं. एक एग्जांपल के रूप में, आप सेवर हैं जी. सेवर मतलब होता है आपने सेविंग कर रखी है और इंडस्ट्रीज को इन फंड्स की जरूरत है. तो ये मार्केट जी, ये फाइनेंशियल मार्केट आपको उनसे जोड़ता है. कैसे जोड़ता है? हाँ, हम सेवर हैं, हमको जोड़ता है बोरोवर से. आप जाकर के शेयर मार्केट में शेयर खरीद करके इंडस्ट्रीज को, हाँ, नई फर्म्स को पैसा दे सकते हैं. तो किस में जाएंगे? कहां जाएंगे? इस फाइनेंशियल मार्केट में जाएंगे. एफएम, फाइनेंशियल मार्केट. अब मार्केट दो टाइप के हैं. लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए अगर किसी को जाना होगा अर्थात एक से अधिक साल के लिए फंड्स की अरेंजमेंट करनी होगी तो उनको कैपिटल मार्केट में जाना होगा. और एक साल तक के लिए अगर फंड्स चाहिए तो उनको जाना पड़ेगा मनी मार्केट में. आइए, क्योंकि चैप्टर में कैपिटल मार्केट और उसके मीनिंग के बारे में है, तो कैपिटल मार्केट के बारे में डिटेल से जानते हैं. तो कैपिटल मार्केट याद रखिएगा, ये एज पर द रिड्यूस्ड सिलेबस ही हम कर रहे हैं. तो कैपिटल मार्केट, हाँ, क्या कैपिटल का भी कोई बाजार होता है क्या जहां पे पैसा मिलता जुलता है? जी हाँ, ठीक सुना. जहां पर सारी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म फंड्स देते हैं. एक साल से अधिक के लिए ये लोग फंड्स प्रोवाइड करते हैं. इस मार्केट को कहते हैं कैपिटल मार्केट्स जी. बिजनेस फर्म को लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए होते हैं बिजनेस को इन्वेस्ट करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, नए असेट्स खरीदने के लिए. तो इसीलिए वो लोग जाते हैं कहां पर? कैपिटल मार्केट में. कैपिटल मार्केट में क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? क्या इंस्ट्रूमेंट्स कैपिटल मार्केट में मिलते हैं? कैपिटल मार्केट एग्जांपल शेयर मार्केट भी है. ठीक है, इसमें मार्केट में क्या मिलते हैं? इसमें इक्विटी शेयर मिलते हैं, प्रेफरेंस शेयर मिलते हैं, डिवेंचर्स मिलते हैं, बॉन्ड्स मिलते हैं. ये सब किस में मिलते हैं? शेयर मार्केट में जी, शेयर मार्केट में. अब कैपिटल मार्केट जो कि लॉन्ग टर्म मार्केट है, ये दो टाइप के होते हैं. पहला प्राइमरी मार्केट जिसे हम न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं. दूसरा सेकेंडरी मार्केट जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज या
शेयर बाजार भी कहते हैं। ठीक सुना? आइए आपको एक स्क्रीन पे और दिखाते हैं कि किस तरीके से ये कैपिटल मार्केट काम करता है। ये रहा आपके पास स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि कैपिटल मार्केट, जी कैपिटल मार्केट दो टाइप का है। आपने ठीक सुना, अगर आपको लॉन्ग टर्म फंड चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट में दो तरह के मार्केट हैं जी, दो तरह के मार्केट है। पहला है प्राइमरी, जिसको हम न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं, जहां पर कभी ना कभी हर कंपनी को पहली बार तो आना ही पड़ेगा। कोई भी कंपनी प्राइमरी मार्केट में तो पहले जाएगी ही जाएगी जी, तभी तो वो मार्केट में एंटर कर पाएगी। प्राइमरी मार्केट को कई बार बोलते हैं न्यू इशू मार्केट, क्योंकि पहली बार शेयर यहां पर इशू होता है। और दूसरा मार्केट ठीक उल्टा है, अगर आपने और मैंने शेयर खरीद लिया है, अब कहां जाएं हम लोग, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, आप जाइए सेकेंडरी मार्केट में। जी सेकेंडरी मार्केट हमारी सोल्यूशन देगा। ओ बड़ी मोटी इंक आ गई है जी। सेकेंडरी मार्केट हमें सोल्यूशन देगा किसका? हमारी सिक्योरिटीज को यहां पर खरीद बेचा जा सकता है। सेकेंडरी मार्केट या शेयर या स्टॉक मार्केट, यहां पर आप जाकर के अपने शेयर जो आपने पहले ही खरीदे थे उसको आप कन्वर्ट करा सकते हैं कैश में। और अगर आप दोबारा किसी कंपनी का जो पहले से शेयर बेच चुकी है उसका शेयर खरीदना चाहते हो, जिसको हम कई बार बोलते हैं सेकेंड हैंड मार्केट। ठीक सुना, सेकेंड हैंड मार्केट, इसका नाम है यस सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट, मैंने कहा हर कंपनी को कभी ना कभी प्राइमरी मार्केट में तो शेयर लाना पड़ेगा, जैसे कि IPO फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर, पहली बार पब्लिक को, आम जनता को अपना शेयर बेचना। आइए अब वापस देखते हैं जी, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट आप जान चुके हैं। अब आते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट हेल्प करता है लोगों को थ्रिफ्ट करने में। थ्रिफ्ट मतलब होता है सेविंग करने में। आपकी और मेरी आदत है फोर्स्ड सेविंग करने की, मतलब हमको अगर कहीं लाभ दिखेगा, हमको लगेगा कि यहां पैसा लगाने से फ्यूचर में पैसा मिल सकता है, ग्रोथ हो सकती है, तो हम इस अट्रैक्शन में जी, इस ग्रोथ के, इस आगे बढ़ने की चाहत में हम क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। यस, तो कैपिटल मार्केट इंसेंटिव होता है सेविंग करने का और अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पाने का, अच्छा डिविडेंड पाने का। कंपनियां डिविडेंड देती हैं शेयर्स को, और डिबेंचर जो बेचती हैं कंपनियां वो इंटरेस्ट देती हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये है। तो हर व्यक्ति क्या चाहता है? हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पैसे की ग्रोथ हो, मेरे पैसे का एप्रिसिएशन हो, और सबसे अच्छा तरीका शेयर मार्केट जी, कैपिटल मार्केट। और क्या मतलब है, और क्या फंक्शन है कैपिटल मार्केट का? तो दूसरा फंक्शन है कैपिटल मार्केट एक अवसर है, एक एवेन्यू है प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप चाहते हैं, अगर एक इन्वेस्टर चाहता है मैक्सिमम रिटर्न पाना चाहता है, तो क्या करें? बैंक में जमा कर दें, FD करा दें? जी नहीं, FD पे जो ब्याज मिलता है उस पर भी टैक्स है, और FD भी डबल होने में कई साल ले लेती है जी, लगभग 10 साल लगता है। हाँ, अप्रोक्सीमेट मैं कह रहा हूं 10 साल लगता है बैंक के पैसे को डबल होने में। और शेयर मार्केट में ये हो सकता है कि शायद कुछ ही महीनों में या कुछ ही सालों के अंदर आपका पैसा डबल हो जाए। हाँ, रिस्क भी उतना ही है, बट याद रखिएगा। तो इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा अवसर मिलता है। और क्या मिलती है कैपिटल मार्केट में? लिक्विडिटी, अर्थात जब चाहे तब शेयर को कैश में, कैश को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटीज यहां पर फ्रीली नेगोशिएबल हैं। सर, नेगोशिएबल का क्या मतलब होता है? नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, मतलब आप जब चाहें तब अपने शेयर को किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, बेच सकते हैं। हाँ, और अपने पैसे खाली करा लो। तो सिक्योरिटीज चाहिए, पैसे लगा दो, पैसे चाहिए, सिक्योरिटीज बेच दो। और क्या फंक्शन करता है ये कैपिटल मार्केट? कंपनियों को कैपिटल अवेलेबल करा देता है। हाँ, हर बड़ी इंडस्ट्री, हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, हर को पैसे चाहिए, और पैसे कैपिटल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए क्या है? वो जरिया है जिससे उसको ग्रोथ मिल सकती है, जिससे उसको मशीनरी मिल सकती है। तो
अगर गवर्नमेंट को भी फंड्स चाहिए तो गवर्नमेंट को फंड्स बॉन्ड बेच करके, सिक्योरिटीज बेच करके, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच करके अवेलेबल करा सकती है। हाँ, जैसे गवर्नमेंट को नए रोड्स बनाने हैं, नए डैम्स बनाने हैं, तो गवर्नमेंट को उसके लिए बहुत फंड चाहिए होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल मार्केट से कंपनी जैसे ले सकती है शेयर्स और डिवेंचर्स, वैसे गवर्नमेंट भी बॉन्ड्स जारी करके पैसा ले सकती है। तो देखा, फंड्स अवेलेबल कराना, कैपिटल अवेलेबल करना कैपिटल मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और आते हैं इनके दो फंक्शंस और जान लेते हैं। रेडी मार्केट, जी रेडी मार्केट, इस पार्ट को मैं कट कर दे रहा हूं क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है यहां पर। रेडी मार्केट, तो कोई भी बोरोवर मतलब होता है जिसने पैसा बोरो किया है, उसके लिए शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट शेयर्स बेचने के लिए, डिवेंचर बेचने का एक बहुत रेडी, तुरंत जरिया है। हां, कोई भी बड़ी कंपनी, कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अपनी सिक्योरिटीज को डायरेक्टली जाकर के इस शेयर मार्केट के थ्रू बेच सकता है। क्या कहते हैं जब वो डायरेक्टली आकर पब्लिक को बेचता है? ठीक सुना आपने, जब कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को बेचती है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। पहली बार कभी ना कभी हर कंपनी को, चाहे वो रिलायंस ही क्यों ना हो, आज रिलायंस का शेयर लेना हो आपको तो कहां जाओगे? क्योंकि आज तो शेयर बेच नहीं रही है कंपनी, तब आप जाओगे सेकेंडरी मार्केट में। पर कभी ना कभी आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले वो प्राइमरी मार्केट में जरूर आई होगी और आम जनता को उसने अपना शेयर बेचा होगा। तो रेडी मार्केट है। और ट्रांसफर ऑफ फंड्स, कैपिटल मार्केट एक मैकेनिज्म है पैसे ट्रांसफर कराने के लिए, कैपिटल ट्रांसफर कराने के लिए। यस, आप अपने पैसे को क्लेम कर सकते हैं, फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। कैपिटल मार्केट कैपिटल की डिमांड और सप्लाई का बैलेंस मेंटेन रखता है। जी, डायग्राम से मैं दिखा देता हूं कि डिमांड एंड सप्लाई क्या इंडिकेट करता है। ये डायग्राम जो दिख रहा है नीचे की तरफ जाता हुआ, ये डिमांड ऑफ कैपिटल इंडिकेट करता है। और ये जो डायग्राम ऊपर से नीचे यहां से आ रहा है, लेफ्ट टू राइट गया था तो डिमांड था, और अब टॉप से राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो सप्लाई। ये जहां दोनों मीट करते हैं यही क्या होती है? इक्विलिब्रियम प्राइस होती है। जी, इक्विलिब्रियम प्राइस होती है। तो यही मेंटेन करने में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेंटेन करने में, रीजनेबल प्राइस में कैपिटल मेंटेन करने में मदद करता है ये मार्केट। तो दो टाइप के मार्केट्स हमने जाने, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। क्योंकि बहुत डिटेल में नहीं है इसीलिए शॉर्ट में हम सिर्फ दो ही पॉइंट्स इसके पढ़ेंगे। पहला, नेचर ऑफ सिक्योरिटीज। तो प्राइमरी मार्केट में नई सिक्योरिटीज अर्थात पहली बार जो शेयर इशू करते हैं वो आते हैं, जबकि इसमें क्या होता है? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज ओनली, अर्थात जो मार्केट में पहले से ही शेयर खरीदे बेचे जा रहे हैं वो मिलेंगे सेकेंडरी मार्केट में। क्या बात है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कंपनी, याद रखिएगा इसमें कंपनी डायरेक्टली अपने शेयर्स इन्वेस्टर्स को बेच सकती है या किसी इंटरमीडियरी। सर ये इंटरमीडियरी कौन होता है? हाँ, इंटरमीडियरी एक ब्रोकर हो सकता है, एक मर्चेंट बैंकर हो सकता है, हाँ जिसको हम हिंदी में दलाल बोलते हैं ना, उनके थ्रू भी बेचा जा सकता है। जबकि सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटीज शेयर मार्केट के थ्रू बिकती है। इसमें एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को बेचता है, कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती है। समझ गए? जैसे मेरे पास रिलायंस के शेयर हैं और मुझे पैसे चाहिए, मुझे अपने शेयर बेचने हैं, बस सेकेंडरी मार्केट में जाऊंगा, स्टॉक मार्केट में जाऊंगा, शेयर बेच दूंगा। ठीक है, तो मैंने बेचा, याद रखना कंपनी ने नहीं बेचा इस बार। ठीक है, और खरीदने वाला भी कोई व्यक्ति ही होगा। चलो आगे जानते हैं सोर्सेज ऑफ रेजिंग कैपिटल। तो कैपिटल रेज करने के, हाँ कैपिटल पाने के बहुत तरीके हैं, जिनमें से दो तरीका तो ये भी दिया हुआ है। ओन्ड मतलब अपनी कैपिटल, सेल्फ कैपिटल, जिस पे आपको ब्याज नहीं देना पड़ता है। और बोरोड मतलब होता है जब आपने किसी से लोन ले लिया है, जब आपने कहीं से कर्जा ले लिया है। और भी टाइप से देखा जा सकता है कैपिटल रेज कर सकते हैं। ये रहा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, लॉन्ग टर्म कैपिटल भी है और शॉर्ट टर्म भी है। लॉन्ग टर्म में क्या हो जाएगा? मोर देन 1 ईयर होगा। याद रखेगा,
टाइम इसका मोर देन 1 ईयर होगा। जब आप कैपिटल लोगे, फंड्स रेस करोगे मोर देन 1 ईयर के लिए, तो आपको जाना पड़ेगा लॉन्ग टर्म, और शॉर्ट टर्म के लिए लेस देन 1 ईयर। जब आपको फंड्स लेस देन 1 ईयर चाहिए तो आपको इस मार्केट में इन सोर्सेस से लेना पड़ेगा। क्लियर? आइए इनमें जानते हैं। लॉन्ग टर्म में सबसे पहले आता है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग आपके सिलेबस में नहीं है, डिवेंचर, ये 3 आपके सिलेबस में, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इनका मीनिंग, इनका डिफरेंस, और डिवेंचर्स, ये आपको जानना है, इनके टाइप्स के भी बारे में जानना है। और शॉर्ट टर्म में क्या आपके सिलेबस में है? सिर्फ कमर्शियल बैंक्स आपके सिलेबस में है, और ये तीनों आपके सिलेबस में नहीं है। होते हैं, मैं ये जरूर कह रहा हूं, ये शॉर्ट टर्म होते हैं आपके सिलेबस में, बट नहीं है। चलिए जानते हैं हम लोग सबसे पहले दूसरे टाइप के बारे में, ओन फंड के बारे में। ओन फंड में सबसे पहले आएगा इक्विटी या ऑर्डिनरी शेयर्स। देखो ये शेयर्स ऑर्डिनरी हैं, मतलब इसको कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है। शेयर का मतलब एक तरह आम भाषा में मुझसे पूछोगे तो मैं तुमसे कहूंगा हिस्सा। ठीक सुना आपने, हिस्सा। कहते हैं ना मेरा हिस्सा कितना है, जी जी शेयर। तो इक्विटी शेयर समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं कि ये एक बड़ा सा केक है, हाँ केक है, और आपने केक को क्या कर दिया, कट कर दिया। चलो आपने केक को जब कट किया तो कुछ इस तरीके से कट किया, 4 आपने इसमें क्या बना दिए, शेयर बना दिए। तो 1/4 शेयर। देखा, शेयर का मतलब समझ में आया आपको? एक हिस्सा है, इस पूरे केक का एक हिस्सा है। हाँ, मैं केक को कैपिटल लिख दूं तो समझिएगा वही चीज है। तो इस पूरी कैपिटल का एक हिस्सा है ये शेयर। उसी तरह से कंपनी भी क्या करती है, अपनी पूरी कैपिटल को, पूरी पूंजी जो बिजनेस में लगाना चाहती है, उसका एक स्मॉल यूनिट डिसाइड करती है। उसी स्मॉल यूनिट को कहते हैं, उसी छोटे से हिस्से को कहते हैं शेयर। ठीक है? तो शेयर इश्यू करना कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, बहुत आसान सोर्स है। तो शेयर द अमाउंट ऑफ द कैपिटल टू बी रेज्ड फ्रॉम द पब्लिक, जी आम जनता से, इनटू स्मॉल यूनिट्स ऑफ इक्वल वैल्यू। याद रखिएगा, हर शेयर की कीमत बराबर होती है, एंड दीज यूनिट्स आर इशूड एज नोन एज शेयर्स। हम लोग इसको इक्विटी शेयर या ऑर्डिनरी शेयर्स कहते हैं जी। और जो व्यक्ति इसको खरीद ले, जो व्यक्ति इसको सब्सक्राइब कर ले, खरीदना मतलब सब्सक्राइब करना होता है, वो शेयर होल्डर बन जाता है या ओनर ऑफ द कंपनी बन जाता है। इसका मतलब है कि अगर तुमने टाटा के कंपनी का शेयर खरीद लिया तो क्या तुम टाटा कंपनी के ओनर बन जाओगे? टाटा जी से कहोगे अरे सर मेरी कंपनी उठ जाइए? जी नहीं, आप ओनर हैं, पर उतने पार्ट के ओनर हैं, उतने हिस्से के ओनर हैं, उतने शेयर के जितने का आपकी वैल्यू है आपके पास। ठीक है? तो शेयर के कुछ फीचर्स भी जान लेते हैं इक्विटी शेयर्स के। इक्विटी शेयर्स फर्दर इंडिविजुअल होते हैं, आगे नहीं ब्रेक हो सकते हैं। इक्विटी शेयर के पास राइट्स होता है। क्या राइट्स होता है? डिविडेंड पाने का राइट्स होता है, वोट करने का अधिकार होता है। हाँ, जब कंपनी की बैठक बुलाई जाएगी, मीटिंग्स बुलाई जाएगी, तो क्योंकि आप मालिक है आपको भी बुलाया जाएगा। इक्विटी शेयर्स के ऊपर लायबिलिटीज भी होती है। इक्विटी शेयर का एक फिक्स्ड नंबर होता है, और इक्विटी शेयर की कोई एक फेस वैल्यू भी होती है। ये एक तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी है, समझ लो। जब चाहे तब आप क्या कर सकते हो। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब समझ गया ना, जैसे आपका सोना है, मूवेबल प्रॉपर्टी है कि नहीं है? जब चाहे तब सोना बेच के पैसा ले सकते हो, मालूम है कि नहीं है? जाके गोल्ड मार्केट में गोल्ड बेचो, पैसा ले लो अपना। उसी तरह से ये है शेयर, समझ के? मूवेबल प्रॉपर्टी है, जब चाहे तब आप बेच सकते हो। ठीक है? तो ये ऑर्डिनरी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स हैं। आइए इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपके सिलेबस में इस बार में नहीं थे, इसीलिए हमने कट कर दिया है। और अब जानते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। जी प्रेफरेंस शेयर्स, थोड़ा प्रेफरेंस शेयर्स को मुझे हाईलाइट करना पड़ेगा, तब आप और क्लियरली, जी प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस मिलना मतलब पहले मौका मिलना। जी प्रेफरेंस का मतलब ही होता है पहले चॉइस मिलना। तो प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑल्सो रेफर्ड एज प्रेफरेंस स्टॉक, इसको प्रेफरेंस स्टॉक भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो शेयर्स हैं
जो कंपनी के टोटल शेयर में से बांटा गया है, और इनका डिविडेंड, डिविडेंड मतलब होता है ब्याज, इनको जो ब्याज मिलता है वो पहले मिलता है, आर पेड टू दी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बिफोर इक्विटी शेयर डिविडेंड्स आर इशूड। मतलब इक्विटी शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं यस अबव ऑर्डिनरी होते हैं। इनके पास प्रेफरेंशियल राइट्स होता है, प्रायोरिटी होता है इनके पास, ठीक है। प्रायोरिटी मतलब इनको पहले दिया जाता है। इसका मतलब है इफ अ कंपनी, अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट मतलब बर्बाद हो जाए, बिक जाए, दिवालिया हो जाए, तो भी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको पहले पैसा दिया जाएगा। किससे पहले? इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। तो दोनों चीज में पहले मिल रहे हैं उनको जी। कई बार मैंने इसको बोला, दो चीज में प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी मतलब पहले अवसर, पहले मौका, प्रायर प्रेफरेंस। किस चीज में प्रायोरिटी है? डिविडेंड पाने में भी प्रायोरिटी है, पहले डिविडेंड मिलेगा। किनसे पहले? इक्विटी से पहले, या क्या देखिए इक्विटी शेयर ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं। और जब कैपिटल मिलनी वापस होगी, रिटर्न ऑफ पैसा करना होगा, तो पहले इनकी कैपिटल लौटाई जाएगी, पहले इनके फंड्स लौटाए जाएंगे, उसके बाद ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स को लौटाए जाएंगे। इसीलिए इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स। तो दे हैव प्रेफरेंशियल राइट्स ओवर ऑर्डिनरी रेट, ठीक है। किस बात का प्रेफरेंस? रिटर्न ऑफ कैपिटल का। रिटर्न ऑफ कैपिटल मतलब उनकी कैपिटल लौटाया जाना ये, और रिटर्न ऑन कैपिटल का अर्थात डिविडेंड दिया जाना। दोनों में इनको प्रेफरेंस मिलता है, अर्थात पहले दिया जाता है। आइए और जाने, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है, जबकि इक्विटी शेयर का डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता है। मैंने बताया था डिविडेंड मतलब ब्याज होता है, इंटरेस्ट का वर्ड नहीं यूज कर सकते, क्योंकि इंटरेस्ट डिवेंचर पे मिलता है, इंटरेस्ट लोन पे मिलता है, ठीक है। इनके लिए क्या है? डिविडेंड है। डिविडेंड इज द शेयर ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। पर मैंने कहा फिक्स्ड मिलेगा। जैसे अज्यूम करते हैं कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया 10% का प्रेफरेंस शेयर है, तो कंपनी अब हर साल 10% ही ब्याज देगी, ना 5 देगी ना 12 देगी तो 10% देगी। इक्विटी शेयर को ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है, समझ गया ना। बट सारी तारीफ के बाद प्रेफरेंस शेयर की बुराई। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जिसको प्रिफर्ड स्टॉक भी बोलते हैं, डू नॉट होल्ड एनी वोटिंग राइट। कंपनी के किसी भी मामले में वोटिंग करने का अधिकार इनको नहीं है, क्योंकि ये रियल ओनर्स नहीं, एक्चुअली में ये लिंक हैं इक्विटी शेयर और डिवेंचर के बीच के हैं। जैसे डिवेंचर होल्डर्स को फिक्स्ड ब्याज मिलता है, उनको फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है। तो कुछ हद तक दोनों के लिंक हैं, बीच में है, हाइब्रिड है एक तरह के, ठीक है। एंड कॉमन शेयर होल्डर्स के पास, मैंने हमेशा कहा, मतलब ऑर्डिनरी शेयर के पास क्या है? वोटिंग राइट है। जब भी कंपनी की मीटिंग्स होगी, बैठक होगी, तो ऑर्डिनरी शेयर्स को बुलाया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं बुलाया जाएगा। आइए टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को डिटेल में जानना है जी। प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स के बारे में हमको जानना है, एक एक करके सारे टाइप्स जानते हैं। तो सबसे पहला टाइप है क्यूमुलेटिव। जैसा नाम लिखा है, एक तरह की गारंटी है। क्यूमुलेट का मतलब होता है हिंदी में एकत्र होना, कलेक्ट होना। तो जैसा कि नाम है, इस तरह के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जो कंपनी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स देती है और उनको डिविडेंड जी गो ऑन अक्यूमुलेट करना पड़ता है। कब? इफ दे आर नॉट पेड। इसीलिए इसको कहते हैं क्या? क्यूमुलेटिव। क्या मतलब? आओ इसका मतलब फिर से बताता हूं। लेट्स से एक कंपनी ने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स बेचा और उस पर घोषित किया कि हम 10% ब्याज देंगे, 10% तो हम फिक्स देंगे ही देंगे, और किसी वजह से कंपनी का प्रॉफिट ही नहीं हुआ। अरे भैया प्रॉफिट नहीं हुआ तो देगी कहां से? तो इसका मतलब है डिविडेंड नहीं देगी। नहीं, डिविडेंड तो नहीं देगी इस साल, बट अगले साल जब कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होगा तो ये जो डिविडेंड पिछले वर्ष नहीं दिया गया था वो अक्यूमुलेट हो जाएगा, एकत्र हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, और पिछले साल का भी 10% मिलाकर इस साल आपको देना पड़ेगा। समझ गए? इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। समझ गए ना? मतलब प्रेफरेंस इकट्ठा होता रहता है, कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, और जितना भी अनपेड डिविडेंड होता है अक्यूमुलेट होने के बाद पेबल हो जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। मतलब आने वाले सालों में कंपनी को देना ही पड़ेगा।
एक तरह से ये गारंटीड हो गए डिविडेंड के, डिविडेंड तो मिलके रहेगा। इसका उल्टा कर दो, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, बस। मतलब कंपनी के पास डिविडेंड अगर इस साल है, पैसे हैं, प्रॉफिट है, डिविडेंड देंगे, और अगर पैसे नहीं है भूल जाओ, कंपनी इस साल लॉस में चली गई है, अरे भाई ऐसा डिविडेंड कौन खरीदेगा? मैं तो नहीं खरीदूंगा। क्या तुम लोग खरीदोगे? जी जी जी, आप भी नहीं खरीदेंगे। क्या कहते हैं मेरे सुपरस्टार्स? नहीं, कोई नहीं खरीदेगा ऐसा नॉन क्यूमुलेटिव, ठीक है ना? क्योंकि अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है तो कंपनी कह रही हम देंगे ही नहीं आपको, है ना? ऐसा कौन सा डिविडेंड शेयर है, नहीं खरीदेंगे। समझ गया ना? तीसरा टाइप, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। जैसा कि नाम लिखा है, इसमें कंपनी शेयर्स को एक प्रॉफिट देती है, सरप्लस प्रॉफिट देती है, जो कि बच जाता है आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस। नहीं समझ में आया? इसमें क्या करती है कंपनी? पार्टिसिपेटिंग में क्या करती है? देखिए, कंपनी ने डिक्लेयर किया कि हम 10% इंटरेस्ट देंगे, 10% डिविडेंड देंगे, ठीक है? कंपनी ने 10% डिविडेंड दे दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। फिर क्या हुआ? इस बार कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया था, ठीक है? इतना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दिया पैसा। उसके बाद कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी पैसा दे दिया, ठीक है? लेट्स से इक्विटी शेयर को पैसा दे दिया एट द रेट ऑफ 20%, ठीक है? अभी भी कंपनी के पास बहुत पैसे बच रहे हैं, तो अब कंपनी एक बार और इनको क्या करती है? प्रॉफिट देती है जी। इसका नाम होता है सरप्लस या पार्टिसिपेटिंग प्रॉफिट जी। ये प्रॉफिट जो है एक्स्ट्रा है, 10% के अलावा है। इस सरप्लस प्रॉफिट जी, इस सरप्लस प्रॉफिट तब देगी कंपनी जब कंपनी के पास इस बार अच्छे क्या होंगे? हाँ, इस बार कंपनी ने बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं। ये रेसिडुअल प्रॉफिट कंपनी एक बार और देगी, इसीलिए नाम है मतलब 2 बार डिविडेंड मिल गया। एक तो फिक्स था ही जो मिलना था, और प्रॉफिट अच्छा कमाने की वजह से कंपनी एक बार और शेयर दे रही है इक्विटी शेयरहोल्डर को देने के बाद। डबल मिल गया, समझ गए? अब नॉन पार्टिसिपेटिंग, बस सिंपल, इसमें एक ही बार क्या मिलेगा? शेयर मिलेगा। दे विल कैरी ओनली अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। क्या मतलब? दे विल नॉट गिव देयर होल्डर्स अ राइट टू शेयर इन द रेसिडुअल प्रॉफिट। जो बच जाएगा प्रॉफिट इक्विटी शेयर को देने के बाद, उसमें हिस्सा नहीं मिलेगा, ठीक है? एक ही बार प्रॉफिट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। फिर आता है रिडीमेबल। रिडीम मतलब रीपेमेंट जी, मतलब रिफंड करना। तो कंपनी जब रिडीमेबल अर्थात रीफंड करने की पॉलिसी बता देती है, इसमें कंपनी बता देती है कि हम फिक्स ड्यूरेशन बाद, एक फिक्स्ड एक्सपायरी ऑफ पीरियड के बाद आपका प्रेफरेंस शेयर लौटा देंगे, रीपेमेंट कर देगी। वैसे हमारे देश में फिक्स्ड है कि कोई भी कंपनी 20 ईयर्स के बियॉन्ड कोई भी प्रेफरेंस शेयर नहीं रख सकती। मतलब मैक्सिमम पीरियड कितना है? 20 ईयर है। 20 ईयर के अंदर हर कंपनी को अपने प्रेफरेंस शेयर का पैसा लौटाना है। और इररिडीमेबल मैंने बता ही दिया, इररिडीमेबल वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनको कंपनी रिफंड नहीं करेगी। कब तक नहीं करेगी? जब तक वाइंडिंग नहीं हो पाएगा, जब तक कंपनी क्या ना हो जाए? पैकअप बंद ना हो जाए, है ना? वैसे मैंने बता दिया इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का भी मैक्सिमम लाइफ कितनी होगी? 20 साल, ठीक है? क्योंकि गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है। हाँ, ये पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, कट कर दे रहा हूं यहां पर। और आता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। टाइप्स चल रहे हैं, याद रखिएगा प्रेफरेंस शेयर्स का। तो ये वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनको कंपनी कन्वर्ट कर देती है इक्विटी शेयर में आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड जी। कंपनी पहले ही बता दी इन प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को कि एक सर्टेन ड्यूरेशन बाद, एक सर्टेन फिक्स पीरियड बाद आपके प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है? और नॉन कन्वर्टेबल तो कुछ नहीं, ये आपका प्रेफरेंस शेयर ही रहेगा, इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होगा जी। एडवांटेजेस सिलेबस में नहीं थे इसलिए मैंने काट दिया, ना एडवांटेजेस ना डिसएडवांटेज, कुछ भी आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने कट कर दिया। टाइप्स आपने पढ़ लिया, वो आपके सिलेबस में था। हाँ, डिफरेंसेस जानना जरूरी है, चलिए जानते हैं।
डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। सबसे पहले इक्विटी शेयर्स की मैंने बताया, इक्विटी शेयर्स ही ऑर्डिनरी शेयर है। अगर सही मायने में तुम्हें अमीर बनना है तो इक्विटी शेयर खरीदो। समझ गए क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर से ही तुम कंपनी के डायरेक्टर बन पाओगे, चेयरमैन बन पाओगे। और इक्विटी शेयर का प्राइस बहुत तेजी से फ्लक्चुएट होता है। जो शेयर मार्केट में देखा है, प्राइस कभी ऊपर जा रहा होता है एरो, कभी नीचे जा रहा होता है एरो, वो क्या है भैया? वही तो है इक्विटी शेयर। देखा होगा नीचे टेप चलता रहता है ना? कोई न्यूज चैनल देखते हैं, है ना, सीएनबीसी आवाज, उसमें नीचे प्राइस दिखाया रहता है, एसीसी, रिलायंस, टाटा लिखा रहता है और प्राइस एरो लिख करके ऊपर है नीचे लिखा। अरे वही है भैया ऑर्डिनरी शेयर्स, वही है इक्विटी शेयर्स। देखा होगा आपने, हाँ जी, बिजनेस में भी ऐसा देखा होगा। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर की बात करते हैं। इक्विटी शेयर की वैल्यू लो होती है और प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू हाई होती है। यूजुअली इक्विटी शेयर लगभग 10 रुपए के होते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। स्टार्टिंग प्राइस का 10 रुपया होता है नॉमिनल वैल्यू, जबकि इसकी नॉमिनल वैल्यू कम से कम 100 रुपया होती है। ठीक है, ये हम लोग सिर्फ नॉमिनल वैल्यू की बात कर रहे हैं। मार्केट में तो रेट गॉड नोस रोज चेंज होता रहता है। फिर डिविडेंड, डिविडेंड मतलब ब्याज। तो मैंने बताया था इक्विटी शेयर ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, तो आफ्टर द प्रेफरेंस डिविडेंड इज पेड, प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दे देंगे तभी इक्विटी शेयर को देंगे। और यहां तो पहले ही बता दिया, इक्विटी शेयर से पहले देते हैं। रिफंड ऑफ कैपिटल मतलब पैसा लौटाया जाना, पूंजी वापस लौटाना। तो मैंने बता दिया प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा अगर लौटा दिया कभी भी, तो उसके बाद इक्विटी शेयर की बारी आएगी। यही दोबारा यहां भी लिखा है। रेट ऑफ डिविडेंड मैंने बता दिया, प्रेफरेंस शेयर्स में डिविडेंड फिक्स होता है, जबकि इसका डिविडेंड फ्लक्चुएट करता रहता है। कंपनी अगर बम्पर कमाएगी, खूब छप्पर फाड़ के कमाएगी, तो खूब प्रॉफिट भी दे सकती है इक्विटी शेयर्स को। हाँ, बम्पर प्रॉफिट भी दे सकती है, क्योंकि ये लोग रियल ओनर्स होते हैं। और यहां पे तो डिविडेंड फिक्स है, फिक्स कर दिया है 10%, तो 10 ही देंगे, चाहे कंपनी खूब कमा ले। वोटिंग राइट, इनके पास वोटिंग राइट है, इनके पास वोटिंग राइट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्सेप्शनल केसेस में है, वरना नहीं है। रिस्क, बहुत रिस्क है इक्विटी शेयर में। सिंक और स्विम मतलब चलते हैं तो तैरते रहते हैं, स्विम करते रहते हैं, और डूबते हैं तो सबको, कंपनी को साथ लेकर डूब जाते हैं। समझ गया ना? प्रेफरेंस शेयर में रिस्क है, कम रिस्क है। ठीक है ना? तो 6 डिफरेंस इज मोर देन इनफ। मैंने 6 डिफरेंसेस आपको इक्विटी और प्रेफरेंस में करा दिए। वैसे अगर आप होते, जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब तुम होते बेटा, तो तुम क्या लेना पसंद करते? शायद अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, हाँ पहले बोल रहे सर आप बताइए, तुम मुझसे पूछेंगे तो मैं तो एक ही चीज कहूंगा, असली मजा तो इक्विटी शेयर में ही है भाई, क्योंकि उस पर मालिक बनने का भी चांस है। जी, आपको अगर कंपनी का डायरेक्टर बनना है, कंपनी का सीएमडी बनना है, तो आपको कंपनी का क्या करना पड़ेगा, शेयर खरीदना पड़ेगा। ठीक है ना? ये सब सिलेबस में नहीं है, मैं सिंपली इसको कट करते जा रहा हूं। जी, कंपनी का असली मजा इक्विटी शेयर होल्डर के पास ही, ये सब सिलेबस में नहीं है, सब कट कर दे रहा हूं। जी, आईडीआर, जीडीआर, एडीआर कुछ भी आपके सिलेबस में नहीं, पूरा बकवास है। अब सीधे बैंकों के बारे में है, हम वहां पे आ रहे हैं, नहीं डिवेंचर्स के बारे में आ रहे हैं। यहां से आपसे टॉपिक फिर से शुरू है, डिवेंचर। तो इक्विटी शेयर खरीदने से, प्रेफरेंस शेयर खरीदने से आप ओनर बनते हैं, वो ओन्ड फंड्स की कैटेगरी में आता है। अब बोरोड फंड में आता है डिवेंचर। सर ये क्या होता है? तो डिवेंचर इज द बोरोड फंड्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का मांगा गया पैसा, जो कंपनी ने उधार लिया, उसे कहते हैं, कई बार इसको बोलते हैं क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज। हाँ, क्यों क्रेडिटर? क्यों? बिकॉज डिवेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। सर ये क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिटर मतलब होता है सप्लायर ऑफ फंड्स, जिसने कंपनी को उधार में पैसे दिए हैं। जी, सप्लायर ऑफ फंड्स होते हैं। ठीक है, कंपनी को जिन्होंने लोन दिया है, फंड दिया है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं सप्लायर ऑफ फंड्स। और इनको डिवेंचर होल्डर्स को डेब्ट कैपिटल भी कहते हैं। डिवेंचर वैसे होता क्या है सर? तो डिवेंचर एक तरह का डॉक्यूमेंट है, एक तरह का सर्टिफिकेट है, जो कंपनी इशू करती है अपने सील पर। सील, मोहर। कंपनी का अपना खुद का क्या होता है, राउंड सा स्टैंप होता है, जिसपे वो मोहर लगा के देती है कागज पे। क्या लिखती है? वो एक्नॉलेजमेंट करती है, अर्थात कबूल करती है अपने आप को। यस,
वचन देते हुए लिखती है कि ये मैंने डेप्ट इशू किया है, जी ये डेप्ट मेरा है, ये कर्ज मेरा है, और एक तरह की ये अंडरटेकिंग है, वचन है मेरा कि हम इसको रीपे करेंगे, एक स्पेसिफिक सम का मैंने ब्याज लौटाना है, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ये मैं आपको लौटा दूंगा। याद रखिएगा, डिबेंचर होल्डर कभी भी मालिक नहीं बनते हैं, दे आर ओनली द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, लेंडर ऑफ द कंपनी, जी, और कभी भी मालिक नहीं बन सकते। आइए टाइप ऑफ डिबेंचर्स के बारे में जानते हैं। डिबेंचर मतलब लोन, डिबेंचर मतलब डेप्ट। आइए सबसे पहले टाइप का जानते हैं, नेकेड या अनसिक्योर्ड डिबेंचर। जैसा कि नाम लिखा है, ये डिबेंचर होल्डर्स के पास कोई चार्ज ऑन असेट्स नहीं होता है। सर ये चार्ज ऑन असेट्स क्या होता है? तो डिबेंचर जब कंपनी इशू करती है तो अपने असेट्स को, अपने बिल्डिंग को, अपने लैंड को इन डिबेंचर होल्डर्स के नाम गिरवी कर देती है, क्योंकि कंपनी इनसे लोन ले रही है डिबेंचर होल्डर से। हाँ, अपने असेट्स कंपनी इनके नाम गिरवी कर दी। जैसे बैंक से लोन लेते हैं ना हम लोग, तो बैंक कैसे लोन देती है? कहती है ना कि अपने जमीन का कागज, अपने गोल्ड, अपने कोई कीमती चीज मेरे पास गिरवी करो तब लोन देंगे। तो वैसे ही डिबेंचर होल्डर्स को भी कंपनी अपना असेट्स क्या करती है? गिरवी करती है। पर अनसिक्योर्ड या नेकेड डिबेंचर में ऐसा नहीं करना। दे डू नॉट कैरी अ चार्ज। चार्ज मतलब समझ गए ना? अब नहीं भूलोगे, गिरवी करना। तो कंपनी को क्या नहीं करना पड़ता है? गिरवी नहीं करना पड़ता है। अनसिक्योर्ड, मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए गिरवी वर्ड। गिरवी मतलब समझ गया ना? हाँ, सिक्योरिटी के रूप में जमा कर देना। तो कुछ भी सिक्योरिटी के रूप में जमा नहीं करना पड़ता है। इसका मतलब है अगर कंपनी ने अपने डिबेंचर होल्डर को पैसा नहीं लौटाया तो डिफॉल्ट होने पे सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर होल्डर आपको फाइल अ केस कर सकता है, आपके खिलाफ सिर्फ मुकदमा सूट कर सकता है, फाइल कर सकता है। इसका ठीक उल्टा कर दो, सिक्योर्ड डिबेंचर, मॉर्गेज डिबेंचर। इसका मतलब है कि कंपनी ने इसके खिलाफ इनको क्या दे दिया है? चार्ज ऑन असेट्स दे दिया है। मतलब कि कंपनी अगर डिफॉल्ट करेगी, कंपनी अगर डिबेंचर होल्डर को पैसा नहीं देगी, कोई बात नहीं, कंपनी का प्रॉपर्टी वो बिकवा देगा। जी, कंपनी के एसेट्स उसके पास गिरवी हैं, समझ गए ना? कंपनी के एसेट्स बिकवा देगा। तो इसीलिए कंपनी बहुत सावधान होकर इनके साथ काम करेगी। अब आते हैं तीसरे टाइप के बारे में। जी, रिडीमेबल। रिडीम मतलब रिफंड कर देना, रिडीम मतलब रीपे कर देना। मैं लिख दे रहा हूं रिफंड। इनको एक फिक्स्ड ड्यूरेशन बता देती है कंपनी। जब ये डिवेंचर इशू करती है कंपनी तो एक फिक्स्ड, एक प्री डिटरमाइंड पीरियड बता देती है। हाँ, एक फिक्स्ड टाइम बता देती है कि कब आपका मैच्योरिटी डेट आएगी और हम आपका पैसा रीपे कर देंगे। फिक्स्ड होता है इसमें। जबकि इरिडीमेबल डिबेंचर, जिसको कभी भी कंपनी रीपे नहीं करती है, दे आर नॉट रिपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। इसका मतलब है कंपनी इसको परपीचुअल मतलब होता है नेवर एंडिंग डिबेंचर है। फिर ये भी बहुत आसान नाम है, कन्वर्टेबल डिबेंचर। आपने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर अभी पढ़ा था, तो कन्वर्ट कर देगी बस। इनको कंपनी एक फिक्स्ड पीरियड के बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकती है। पहले से ही अनाउंस्ड है, याद रखिएगा, घोषित है। जबकि नॉन कन्वर्टेबल में क्या होगा? इसको कंपनी कभी भी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करेगी। ये हमेशा क्रेडिटर थे, लेंडर ही रहेंगे, कभी ओनर नहीं बन पाएंगे। एक और टाइप का डिबेंचर है रजिस्टर। ये वो डिबेंचर है जिनका रिकॉर्ड कंपनी के बुक्स में, कंपनी के इंडेक्स में, कंपनी के पास एक रजिस्टर होता है, नाम होता है रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, उसमें इनका नाम होता है। तो जब भी कंपनी ब्याज देती है, जब भी कंपनी पैसा लौटाना होता है, तो वो इस रजिस्टर में उसका नाम रिकॉर्ड रखती है। जबकि बेरर डिबेंचर मतलब होता है ये वो डिबेंचर है जिनका पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब है अगर आपके पास कोई बेरर डिबेंचर है और आपका डिबेंचर गिर गया, आपका डिबेंचर खो गया, जल गया, तो कंपनी के पास भी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, गया पैसा तेरा। समझ गए ना? सो बेरर डिबेंचर आप किसी को भी उठा के दोगे उसका हो जाएगा, उसको अपना नाम चढ़वाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी भी इसका कोई क्या करती है, नोटिस नहीं मांगती है।
कंपनी के पास भी इसके पास जो इंडेक्स ऑफ डिबेंचर है अर्थात नेम ऑफ डिबेंचर है मेंटेन्ड नहीं है। बेरर, समझ गया ना, बड़े खतरनाक होते हैं ये बेरर डिबेंचर, रिस्की है ना बहुत, समझ गया ना। अब आते हैं डिफरेंस समझते हैं किसके बीच में, डिबेंचर और शेयर के बीच में। थोड़ा सा छोटा कर दिया। सबसे पहला शेयर, तो शेयर का नेचर मैंने बताया था, शेयर ओन्ड कैपिटल होते हैं। ओन्ड मतलब होता है अपना पैसा, मालिक का पैसा, जबकि डिबेंचर क्या होता है, बोरोड पैसा होता है, अर्थात एक तरह का लोन होता है। स्टेटस, शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक होते हैं, ओनर होते हैं, जबकि ये कंपनी के कौन होते हैं, लेंडर होते हैं। हम लोग क्रेडिटर भी बोल सकते हैं। ये सिर्फ कंपनी को कर्ज देते हैं, कंपनी के कभी भी ओनर नहीं बन पाते हैं। इनको रिटर्न में क्या मिलता है, मैंने हमेशा बताया था, सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड मिलता है। और इनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। सिक्योरिटी, कंपनी के असेट्स कभी भी इनको गिरवी नहीं किए जाते हैं, क्योंकि शेयरहोल्डर तो खुद ही मालिक है भाई, ये तो गिरवी दूसरों को देगा। जबकि डिबेंचर में ज्यादातर कंपनी के असेट्स गिरवी होते हैं जब डिबेंचर इश्यू होता है। सिर्फ एक केस में नहीं करना पड़ता है गिरवी। क्या कहा, आप बताएंगे मुझे। चलिए आप बताइए, नेम द टाइप ऑफ डिबेंचर इन विच द असेट्स आर नॉट अंडर चार्ज। जी, देयर इज नो चार्ज ऑन द असेट्स, आपको बताना है मेरे सुपरस्टार्स। क्या कहा, यू नो इट, प्लीज डू रिप्लाई मी इन द कमेंट बॉक्स, मुझे बहुत खुशी होगी आपके कमेंट्स जान करके। चलो, वोटिंग राइट, तो मैंने बताया था डिबेंचर होल्डर लोन देने वाले होते हैं, जबकि शेयर होल्डर मालिक होते हैं, तो मालिक को तो पूरा अधिकार है, वोट डालो, जबकि इनको कोई वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। फिर आता है रिडेम्पशन अर्थात रीपेमेंट, है ना, अर्थात रिफंड। तो मैंने बताया था शेयर होल्डर्स को तो कंपनी पैसा रीपे नहीं करती है, जबकि डिबेंचर होल्डर्स रीपेबल हो जाते हैं। कंपनी चाहती है जल्दी से जल्दी अपने सर से ये बर्डन उतारना चाहती है, जल्दी से जल्दी इनका पैसा रीपे कर देना चाहती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने सिंपली कट कर दिया। जी, आपके रिड्यूस सिलेबस में कुछ भी नहीं है इनमें से, ये सब नहीं है। न पब्लिक डिपॉजिट है। ओ कट करना कितना अच्छा लगता है ना, जैसे कट्टा हुआ मिलता है तो कितनी खुशी मिलती है ना, कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है। हाँ, मजा आ गया। ये भी नहीं सिलेबस में, वाह सर बहुत अच्छा किया, और भी सर काट दीजिए, पूरा ही काट दीजिए। नहीं नहीं, मैं सिर्फ वही करूंगा जो आपके सिलेबस में नहीं है। जी ठीक है, बीच में से कहाँ गायब हो गया पेज। चलिए, बीच में गायब हो गया था, मुझे मदद देनी पड़ी। ये सब सिलेबस में नहीं है, ट्रेड क्रेडिट नहीं है, आईसीडी नहीं है, सीधे बैंक क्रेडिट है। जी, शॉर्ट टर्म फाइनेंस में बैंक क्रेडिट है। ओ आपने यहां तक देखा, पर इसमें कहीं भी बैंक क्रेडिट कहीं नहीं आया, यहां आ गया। आइए, बैंक्स किस तरीके से क्रेडिट देती हैं, सबसे पहला जानते हैं, टर्म लोन्स। जी, बैंक्स क्या करती हैं, लोन्स देती हैं बिजनेस को, मीडियम टर्म लोन्स देती हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स देती हैं। याद रखिएगा, जब लोन्स इशू करती हैं तो साथ में कोई असेट गिरवी करा लेती हैं। जी, और बोरोवर्स को वो रीपे करना चाहते हैं तो वो रीपे कर सकते हैं लमसम अर्थात एक साथ भी पैसा दे सकते हैं, और या तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में। हाँ, फिक्स इंस्टॉलमेंट में भी पैसा लौटा सकते हैं। कैश क्रेडिट, इसको सीसी लिमिट भी बोलते हैं। जी, सीसी, ये क्या होता है, ये एक तरह का रिवॉल्विंग क्रेडिट होता है। बैंक बोरोवर को, ज्यादातर इसमें बिजनेसमैन बोरोवर होते हैं, इनको बोरो करने का पैसा का लिमिट दे देती है कि कितना वो पैसा बोरो कर सकते हैं, और इंटरेस्ट उतने पे ही लगेगा जितना उन्होंने एक्चुअली विड्रॉ किया। लेट्स से एक फर्म ने सीसी ले लिया 10 लाख रुपए का। जी ठीक सुना आपने, 10 लाख रुपीस का सीसी लिमिट ले लिया, कैश क्रेडिट ले लिया, इसकी बात कर रहे हैं। तो 10 लाख तक अब वो अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। लेट्स से उन्होंने सिर्फ 2 लाख ही निकाला अकाउंट में से, तो ठीक है, बस
2 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा, 8 लाख पे नहीं लगेगा। समझ गया ना? तो इसीलिए सीसी लिमिट बहुत फायदेमंद है बिजनेसमैन के लिए। फिर आता है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब है कि अगर एक फर्म के पास बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल मतलब होता है ये बिल जो बैंक फर्म को मिलने वाला है, और मिलना है पर आज तो मिलना है नहीं। बिल्स यूजुअली 3 महीने के इश्यू होते हैं, 3 मंथ्स के बाद पैसा मिलना है, और फंड्स की जरूरत तो आज है। तो यस, यही बिल जाकर के बैंक को जमा कर देते हैं, और बैंक इसको डिस्काउंट करके, यस डिस्काउंट मतलब होता है कुछ चार्जेस काट करके इसके अगेंस्ट में पैसा हमें दे देती है। इससे फर्म को क्या मिलता है? इसको फर्म को पैसा मिल जाता है और अपना बिजनेस वो कैरी ऑन कर सकती है। और बैंक को क्या मिलता है? बैंक को ये बिल मिल जाता है। बैंक यही बिल ले जाकर के उस पार्टी से पैसा कलेक्ट कर लेती है। ठीक है, तो डिस्काउंटिंग मतलब कैश पाना बैंक से, बदले में क्या कर देना? बैंक को अपना ये बिल जमा कर देना। कमर्शियल बैंक्स ये बहुत काम करती हैं, ये एक तरह का ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं। कैसे? डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके, या उनके प्रोमिसरी नोट या हुंडीज को डिस्काउंट करके बैंक इसके ऊपर एक क्या करती है? डिस्काउंटिंग चार्ज ले लेती है। बैंक का भी बिजनेस हो जाता है। ओ ये पार्ट तो है आपके सिलेबस में, हाँ यहां से है थोड़ा सा सिलेबस, यहां कटा हुआ है जी, मैं काट दे रहा हूं, ये कटा हुआ है। और ओवरड्राफ्ट क्या होता है? तो ओडी शॉर्ट फॉर्म है, ओवरड्राफ्ट। करंट अकाउंट होल्डर्स को जी, जिनका पास क्या हो? करंट अकाउंट हो। करंट मतलब जिसको करंट लग जाता है? नहीं, करंट अकाउंट सिर्फ बिजनेसमैन को खोलने को मिलता है। एक्चुअली ये फर्म के नाम से खुलता है, हाँ फर्म के नाम से खुलता है। इनमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है। इसमें आप टेम्पररली कुछ समय के लिए फंड विड्रॉ कर सकते हो ओवर एंड अबव दैट यू हैव। आपके अकाउंट में, यस आपके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपया रखा है, हाँ आप मतलब यहाँ पे फर्म है, याद रखना, व्यक्ति को ओवरड्राफ्ट नहीं देती है बैंक, किसको देती है? फर्म्स को देती है। आपके फर्म फंड के आपके करंट अकाउंट में 1 लाख रुपीज रखा है, और आपको अभी किसी को पेमेंट करनी है 1,10,000 रुपया, कोई टेंशन मत लीजिए, अपनी बैंक से आप 10,000 का ओवरड्राफ्ट ले सकते। समझ गया ना? इसमें कस्टमर अपने करंट अकाउंट से ओवर निकालने की पैसा क्षमता रखता है। याद रखिएगा, ये बहुत टेम्पररी होता है, फ्यू डेज के लिए मिलता है, शॉर्ट टर्म की जरूरत पूरा करने के लिए मिलता है। बैंक इसमें ब्याज भी चार्ज करती है जी, बैंक इसमें ब्याज भी चार्ज करती है। और याद रखिएगा, जितना तुमने विड्रॉ किया सिर्फ उस पर चार्ज करते हैं। अगर आपने 10,000 एक्स्ट्रा विड्रॉ किया, बस 10,000 पे चार्ज करेगी ब्याज। ठीक है, तो इस तरीके से बैंक्स भी क्या करती हैं? 4 मेथड्स लगाती हैं। हम लोगों ने 4 मेथड्स पढ़े। यस, ये 4 मेथड्स हैं जिस तरीके से आप कमर्शियल बैंक से, कमर्शियल बैंक्स मतलब जिन बैंक्स में आप और मैं जाते हैं। हाँ, एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हाँ पंजाब नेशनल बैंक, ये सब कमर्शियल बैंक्स है भाई, जिसमें आप और मैं जाते हैं, अपना अकाउंट खोलते हैं। एक ऐसी बैंक है जिसपे आप और मैं अकाउंट नहीं खोलते हैं, इस पे गवर्नमेंट का अकाउंट खुला होता है। ये वो बैंक है जी जो गवर्नमेंट को लोन देती है। ठीक है, ये पार्ट था आपके, याद रखिएगा। तो इस तरीके से आपने कंप्लीट कर लिया अपना चैप्टर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फुल फिनिश। थैंक यू एंड लव यू। एक रिक्वेस्ट करूंगा मेरे डियर सुपरस्टार्स, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए वीडियोस और बना पाऊं और लेसन्स बना पाऊं, बट जब तक आप शेयर नहीं करोगे, सोचिए एक बनाने वाले का इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अपने सारे फ्रेंड्स, क्लासमेट्स को जो आपकी तरह कमर्शियल स्टडीज ले रखा है, प्लीज 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 उनको वीडियो शेयर करिए, लिंक शेयर करिए, एंड प्लीज डू वॉच इट। थैंक यू एंड लव यू एंड गॉड ब्लेस यू।